आज हम सीखेंगे जेंगो के साथ फायरबेस का यूज़ करना और यहाँ हम यूज़ करेंगे फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है। अपने टर्मिनल को ओपन करें और ये कमांड चलाएं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ सबसे पहले एक हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बन जाएगा और अब इस फोल्डर के अंदर हमको एक ऐप बनाना है। इस ऐप का मैं नाम रख रहा हूँ यूज़र इन्फो। तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से। अब मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया, VS कोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब मैं एक ऐप बनाऊंगा जिसका नाम है यूज़र इन्फो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र इन्फो नाम का एक ऐप बन गया और पूरी रिक्वायर्ड जो फाइल्स आती हैं जेंगो में वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अगला स्टेप जो है वो है हमारा कि सबसे पहले setting.py फाइल के अंदर हमको इंस्टॉल्ड ऐप में जाकर हमने जो ऐप बनाया है यूज़र इन्फो, इसको रजिस्टर करना। बिना रजिस्टर किए आप कोई ऐप इसमें नहीं चला सकते। तो यहाँ आपको अपने ऐप को रजिस्टर करना होता है। इस तरीके से आप ऐप का सिर्फ नाम आपको लिखना है यहाँ पर और ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपके पास फायरबेस का SDK नहीं है तो इसे PIP इंस्टॉल फायरबेस करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे और इंस्टॉल कर लें। इसे इंस्टॉल करने के बाद ही फिर आप फायरबेस का उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ मेरा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है ये। और अब हमारा जो अगला काम है वो है एक firebase.py फाइल हम लोग बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो हम लोग फायरबेस यूज़ करने वाले हैं। ये जो फाइल आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी यूज़र इन्फो। जो ऐप बनाया तो यूज़र इन्फो नाम का फ़ोल्डर बन गया होगा उसके अंदर। तो इसे आप बना के मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको नोटिस करना है जो हमको फायरबेस जब हम बनाएंगे तो वहाँ से हमको इसमें यूज़ करना पड़ेंगी। पहला है हमारी एक जेसन फाइल जो हमको फायरबेस कंसोल पर मिलेगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालना वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। दूसरा इसका डेटाबेस का URL, ये कहाँ से लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने जो डिफ़ॉल्ट हैं उनको हमने छोड़ दिया है और बाद में मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं दो फंक्शंस हमने बनाए हैं। एक है एज यूज़र को ऐड करने के लिए और दूसरा है कि जो जितने यूज़र ऐड हो गए हैं उन सब की पूरी लिस्ट को रिट्रीव करने के लिए। तो ये जो हमारा ऐप बन रहा है फायरबेस का, इसमें दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इस ऐप बनाने के लिए उसके बाद हमको व्यूज़ भी इसको बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ व्यूज़ की फ़ाइल को हम लोग एडिट कर देते हैं और जैसे कि दो फंक्शन ऐड यूज़र और लिस्ट यूज़र ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि ये दो हमारे वेब की जो फाइल वेब के जो ऐप हैं HTML पेजेस हमने बनाए हैं वहाँ से ये चलने वाले हैं। तो एक HTML पेज हमारा रहेगा ऐड यूज़र .html और एक रहेगा लिस्ट यूज़र। ये दोनों हमने अभी बनाए नहीं हैं, इनको हम अभी बनाएंगे। नेम और इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही हो। ये सब क्या करते हैं ये आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। तो अब हमको हमारा अगला काम क्या है कि यहाँ पर यूज़र इन्फो में हमको क्या चाहिए होता है, ये टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर। और टेम्पलेट में फिर हमको ये दोनों चीज़ें आपको ये जो एप्लीकेशन बनेंगे ऐड यूज़र और लिस्ट यूज़र ये हमको टेम्पलेट में डालना पड़ेंगे, ठीक है। तो टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर आप बना लीजिए और ये बनेगा आपका ऐप की डायरेक्टरी में। इसका पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो आप उससे मैच कर सकते हैं अपना। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड यूज़र नाम का एक HTML का पेज बना देते हैं और दूसरा बना देंगे हम लोग लिस्ट यूज़र का। ऐड यूज़र में हमको क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से HTML की कोड इसमें लिख सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, नेम और ईमेल के लिए, और इसी का कॉन्फ़िगरेशन मैंने वहाँ पर firebase.py फाइल में भी कर रखा है। दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं और एक बटन हमने वो लिया है यहाँ पर। और ये रहा हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो यूज़र इन्फो में टेम्पलेट और उसके अंदर लिस्ट यूज़र्स, ये दूसरी हमारी जो फाइल है वो ये रही, ठीक है। तो ये क्या काम करेगी, जो यूज़र हमारे सेव होते जाएंगे उनको रिट्रीव करने के ये काम आने वाली है। तो ये दो फाइल्स हमारे पास आ गई हैं जो एक्चुअली वेब के जो एप्लीकेशन हैं जो चलने वाले हैं वो ये हैं, ठीक है। तो हमारा लगभग बहुत सारा काम अब पूरा हो चुका है। अब हमारा काम जो बचा है वो बचा है हमारा फायरबेस के लिए। तो उससे पहले लेकिन हम पहले अब URL सेट करते हैं। तो एक फ़ाइल आपको बनाना पड़ेगी urls.py, ये यूज़र इन्फो के अंदर आपको बनाना पड़ेगी। एक URL आपको बना हुआ मिलेगा आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और एक URL फाइल आपको यहाँ बनाना पड़ेगी।
तो यहाँ हमारे पास दो हम लोगों ने यूआरएल सेट कर दिए, क्योंकि हम लोग दो वेब पेज चलाने वाले हैं, एक ऐड यूज़र वाला है, एक लिस्ट यूज़र वाला। और इसमें अगर आप इनके नेम देखें तो ये नेम के हिसाब से चलेंगे, मतलब ऐड और यूज़र और लिस्ट यूज़र, और किसी नाम से ये नहीं चल सकते और कहीं दूसरे तरीके से भी ये नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ मैंने इनको कर दिया है सेव, और इसमें पाथ के बाद आपने ऐड डैश यूज़र दिया है तो वैसा उसी नाम से चलेगा। अब यहाँ हम लोग जो मेन हमारा फायरबेस जो मेन प्रोजेक्ट है फायरबेस ऐप, उसके अंदर जो यूआरएल है उसको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर एडमिन पेज तो दिया ही हुआ है, इसको चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पर एक यूज़र इन्फो डॉट यूआरएल जो है इसको और ऐड इसके अंदर हमने कर दिया है, एक लाइन हमने लास्ट में ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों यूआरएल हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यूआरएल अलग अलग हैं, एक ऐप का यूआरएल है, एक प्रोजेक्ट का यूआरएल है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने एक लाइन ऐड की है, इसे आप सेव कर दें। और ये रहा हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो ये सब बनाने के बाद आपको आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसे आप प्लीज़ चेक कर लें। और जो नेम्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम और यूज़र और अपने जो ऐप का नाम है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम ये दोनों फाइल्स हमारी टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर है, और इसी प्रकार से हमने इसी का कन्फिग्रेशन यूआरएल में और views.py में कर रखा है। ये एक एडिशनल फाइल है, इसको मैंने आपको बताने के लिए बनाई हुई है, इसको अगर आप ना भी बनाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप की मैंने इसके अंदर डाल दी है, और ये पूरे प्रोजेक्ट की लिंक आपको गिटहब पर भी मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं फायरबेस कंसोल पर। तो फायरबेस पर लॉगिन कर लीजिए और यहाँ जाइए क्रिएट प्रोजेक्ट पर। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप एक अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो गूगल फायरबेस में आपको जाना है, अपना लॉगिन करना है गूगल के अकाउंट से, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मैं करता जा रहा हूँ आप यहाँ जाइए और क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे और आपका ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आपको कौन कौन से डेटाबेस बनाना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग बनाने वाले हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो आप लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो बिल्ड का ऑप्शन आता है, बिल्ड के ऑप्शन में रियल टाइम डेटाबेस पर आप जाएंगे। और ये आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस पर, और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी सर्वर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ही रखा है, लेकिन यहाँ मुंबई का भी ऑप्शन आता है तो वो भी आप इंडिया के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा लॉक मोड और एक मिलेगा टेस्ट मोड। लॉक मोड में क्या होता है, रीड और राइट दोनों बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहते हैं, तो आपको जाके मैनुअली उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लॉक मोड यूज़ करते हैं तो आप मैनुअली उनको आप जाके रूल्स को जाके चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो अभी अगर आप टेस्ट में कर रहे हैं तो टेस्ट मोड में आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो हम अभी टेस्ट मोड में कर रहे हैं, लेकिन ये 30 दिन तक ही अलाउ रहेगा। 30 दिन के बाद ये टेस्ट मोड आपका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको लॉक मोड में करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको ऊपर देखिए यूआरएल मिल गया होगा। ठीक है, और ये यूआरएल के अंदर साइड में यहाँ आपको कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, बस इसको आपको कॉपी कर लेना है। और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं firebase.py फाइल में, और यहाँ जो यूआरएल हमने दिया था डेटाबेस का यूआरएल, यहाँ ये वाला यूआरएल आएगा जो आपने वहाँ से कॉपी किया है। तो ठीक है, इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो रही वो रही हमारे पास जो जेसन फाइल है। अब ये जेसन फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने फायरबेस के कंसोल पर, और अब आप देखते जाइए कहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ आपको जाना है प्रोजेक्ट ओवरव्यू की साइड में, यहाँ पर तो प्रोजेक्ट सेटिंग, और प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको मिलेगा सर्विस अकाउंट्स। तो इस सर्विस अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। सर्विस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा कि आप कौन सा कोड लिखने वाले हैं, तो वो कोड भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। और नीचे आपके पास यहाँ पर क्लिक कर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है जनरेट न्यू प्राइवेट की, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक जेसन की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ाइल है, आप जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं तो वहाँ का आपको पाथ देना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं उसी फोल्डर में डाल देता हूँ, इसी एप्लीकेशन के। तो आपको पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ेगा कि वो किस ड्राइव में है, कहाँ है, किधर है। अब मैंने उसको ये पूरी जेसन फाइल को कॉपी करके जहाँ हमारा यूज़र इन्फो नाम का फ़ोल्डर है, एप्लीकेशन जो बना है, इसी में मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम अगर आपको नहीं रखना है तो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब ये जो फाइल है यहाँ पर जेसन फाइल जो आपने बना डाउनलोड की है वहाँ से प्राइवेट की जो डाउनलोड की है, इसका पूरा नाम यहाँ पर आप इसको कॉपी करके इसका नाम और पेस्ट कर दें।
किस में करना है, firebase.py नाम की फ़ाइल में ऊपर जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा। तो ये आपका जेसन आपकी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। ये आने के बाद अब हमारा फायरबेस और पी फायरबेस वाला पूरा काम हमारा हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। हर फाइल के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ वो फाइल किस फोल्डर के अंदर जाने वाली है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग टर्मिनल पर और अब हम रन करते हैं सर्वर को। तो ये क्या प्रॉब्लम आई है, चलिए इस छोटी सी प्रॉब्लम को इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये लिस्ट यूज़र और ऐड यूज़र, इनके नेम में कुछ करेक्शन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करेक्शन करने के बाद मैंने फिर से इसको चलाया और ये फिर से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, इसको मैं पहले करेक्ट करता हूँ। ये कोई माइनर सी प्रॉब्लम है और जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आई जाती है। चलिए ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, हम इसको रन करते हैं और ये URL हमको मिल गया है। अभी इस URL पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्लैश लगा के देना है add-user, तो आपको इस टाइप के ये 2 टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे। और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 डेटा मैं इसमें लिखने वाला हूँ और नीचे जो हमने बटन बनाया था ऐड यूज़र का, उस पर क्लिक करूँगा। अभी मैंने कोई CSS इसके अंदर नहीं लगाई है, आप लगा देंगे तो थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो लिस्ट यूज़र पे ये रीडायरेक्ट हो जाता है और यहाँ पर देखिए अब डेटा हमको दिखने लग गया है। ठीक है, तो ये डेटा भी साइमल्टेनियसली यहाँ पर जब आप ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा फायरबेस में चला जाएगा और ये रिट्रीव करके आपको यहाँ पर आपको ये दिखा भी देगा कि 2 डेटा आप जा चुके हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है कि क्या ये गूगल या फायरबेस में ये डेटा कैसे दिखेगा। तो आप फायरबेस के कंसोल पे आ जाइए, अपना जो आपका प्रोजेक्ट था उसको खोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा और यूज़र नाम का यहाँ पर नीचे एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 2 फाइल्स बनी हुई मिलेंगी जिसमें जो आपने डेटा आपने डाला हुआ था वो फाइल्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम लोगों ने जो दोनों फाइल बनाई थी उससे डेटा ऐड भी हो रहा है और दूसरी फाइल जो थी लिस्ट यूज़र उससे डेटा हमारा रिट्रीव भी हो रहा है। और हम एक काम करते हैं, दोनों को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और हम देखेंगे कि फायरबेस जो रियल टाइम है वो कितना रियल टाइम है। तो हम यहाँ पर अभी डेटा यहाँ से मैं इसको सेंड करूँगा और चेक करेंगे हम लोग कि ये डेटा यहाँ पर कितनी जल्दी पहुँचता है। तो ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और अब इन दोनों को साइड बाय साइड में अभी विंडो में इसमें कर देता हूँ। यहाँ हम लोग आते हैं वापस ऐड यूज़र वाले फॉर्म पर और अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कुछ डेटा इसके अंदर फीड करते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया एलॉन मस्क और एक एलॉन MUSK यहाँ अब, और इसका मेल डाल देता हूँ elon@abc। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ऐड यूज़र पर क्लिक करूँगा आप देखना कि यहाँ पर कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, अगर आप किसी लोकल कंप्यूटर पर या लोकल सर्वर पर भी आप करेंगे तो इतनी जल्दी ये रिस्पॉन्स नहीं करता जितनी जल्दी गूगल का फायरबेस हमारा करता है, रियल टाइम डेटाबेस। इसीलिए इसको रियल टाइम कहा जाता है और जेंगो के साथ इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है, देख सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रोजेक्ट की लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।